अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो सीटी स्कैन्स हैं और जिसमें एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस्कीमिया, हेमरेज, 4 से 5 चीज़ें हैं जो आने के चांसेस हैं। इनके बारे इंशाल्लाह नहीं आएगा। वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है EFI में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कवर किया है, लेकिन मुझे लगा कि हमने कुछ चीज़ें EFI से पढ़ी हुई थी पहले जो थ्योरी में, तो वहाँ से रिवाइज़ कर लें तो बेहतर है। और एनका के जो PDF हैं इसमें अक्सर वो ऐड हैं, वो सेम डिट्टो सेम है, क्योंकि EFI में वही चीज़ें ऐड की हुई हैं जो एनका के अंदर हैं, जो A1 ब्लॉक वगैरह के अंदर हैं, क्योंकि वो सारी UHS की OSPs हैं वहीं रिपीट की हुई हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ लें तो वो एक ही चीज़ है। बेहतर यह कि EFI से पढ़ लें, वो ज़्यादा उसमें अच्छा लिखा हुआ है, मतलब एक जगह भी लिखा हुआ है चीज़ों को। क्योंकि जैसे हमारे पास सारे CT स्कैन एक जगह पे लिखे होंगे, एक्सरे एक जगह पे लिखे होंगे, एनका के अंदर आपने आगे पीछे कहीं लिखे होंगे और ढूंढने पड़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा और सबड्यूरल हेमाटोमा। अच्छा, अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स्ट्राड्यूरल है या सबड्यूरल है। तो इट्स सो सिंपल, इट्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अ चाँद को हमेशा हम अपने पर्दे के अंदर छुपा के रखते हैं। चाँद को हम ऐसे निकलने नहीं देते। चाँद बहुत ही कीमती वक्तों के अंदर, कीमती औकात होते हैं, उसके अंदर चाँद जो हमें नमोदार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर किसी का अपना अपना चाँद होता है। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। पता नहीं किसी ने शेयर किया था कभी किसी वक्तों में, तो वहाँ से मुझे याद रह गया। तो एक होता है डूरा, ठीक है जी। अरे भाई लिख तो नहीं रहा, इसके ऊपर नहीं लिखा है तूने, नाराज़ हो गया। अच्छा, इसको देखते हैं। एक होता है हमारे पास ड्यूरा, ठीक है, ये ड्यूरा मैटर है, ये इसकी लेयर है, ये अब ड्यूरा के जो अंदर होगा वो होगा चांद रीसेंट, और ड्यूरा के बाहर जो होगा वो चांद नहीं होगा। अब ड्यूरा के बाहर वाली चीज़ वो छुप के रहती है, ज़रा चिपक के अपने आप से ज़रा सिमटी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है। तो वो इस तरह की शेप बना रही होती है, ऐसे जो है ना बच्चे जिस तरह सोते हैं चिपक के। और जो ड्यूरा के अंदर होगा, जो सब होगा ड्यूरा के अंदर वाली साइड पे होगा, वो चांद होगा, क्योंकि उसे हम छुपा के रखेंगे, कभी कभी हम बाहर लाएंगे, तो वो सब ड्यूरल होगा, वो चांद होगा। अब जिस तरह इसमें देखें तो ये छुप के बैठा हुआ है हमारे पास, जो है ना बहुत ज़्यादा चिपक के बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल होगा। यहाँ पे ड्यूरा होगी, ड्यूरा से बाहर है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होगा। और हीमाटोमा जब भी होता है हमारे पास तो वो इस तरह से हाइपर डेंस होता है। ये हाइपर डेंस है, एक हाइपो होता है, ये वाला जो है ना ब्लैक सा होगा तो वो हाइपो डेंस होगा, ये हाइपर डेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको करना है। लेट मी सी वाई इट इज़ नॉट राइटिंग है। वैसे राइट तो करता है पहले, कोई इशू होगा। खैर, अभी इसी से गुजारा करते हैं कि हमारे पास इस तरह से हमें पता चल गया कि जो ड्यूरा के बाहर होगा वो एक्स्ट्रा ड्यूरल होगा, और जो ड्यूरा के अंदर होगा, अब ये देखें ये वाला जो है हमारे पास, ये ड्यूरा के अंदर है और एक चांद सा बन रहा है, दिस इज़ अ क्रीसेंट चांद, तो ये सब ड्यूरल हीमाटोमा होगा। तो इस तरह से आपने इसे आइडेंटिफाई कर लेना है। ड्यूरा के बाहर है तो चिपका हुआ है, एक्स्ट्रा ड्यूरल है, और ड्यूरा के अंदर है तो वो सब ड्यूरल है। जो ड्यूरा से बाहर होगा वो एक्सीडेंट टेम्पोरल साइड पे वगैरह पे होगा, ठीक है जी। अब फिर हमारे पास ये आता है कि हमने इसमें ये देखना होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। CT होगा, इसमें जो सवाल अक्सर ये आते हैं कि हमने जो चीज़ कराया हुआ है ये क्या चीज़ कराई हुई है, ये CT स्कैन कराया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास उसमें होगा कि हमारे पास न्यूरो इन्वेस्टिगेशन में, न्यूरो इमेजिंग में क्या करेंगे, CT स्कैन और MRI कराएंगे। CT के अंदर बाई कन्वेक्स इसको कहते हैं, इस साइड से भी कन्वेक्स है, इस साइड से भी कन्वेक्स है, तो ये हमारे पास बाई कन्वेक्स हो जाएगा, या लेंटिफॉर्म वगैरह जो भी लिखा हुआ है इसमें बस बाई कन्वेक्स लिखा है। बाकी हमने कार्डिक सोर्स, क्या पता जो है ना वो जो स्ट्रोक की वजह से हमारे पास अगर हुआ है तो हमने कार्डिक सोर्स की वजह से होता है, ECG और एको करानी है। वेस्कुलर में हमने डुप्लेक्स वगैरह करवा देना, CT एंजियोग्राफी वगैरह करवा देनी है, CT एंजियोग्राफी आपने लिख देना है। बाकी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ही कम मैनेजमेंट लिखी हुई है आपके पास EFI वगैरह में और स्पीस वाले साइड पे। आपके पास टाइम हो तो आपने पूरी मैनेजमेंट लिख देना, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। पहले तो वहीं ATLS कोड जो होता है CABCDE, उसको आपने चेक करना है। फिर आपने एयरवे को सिक्योर करना होता है कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। फ़ौरन आपने जो है ना एंटी कोगुलेशन के रिवर्स कर देना ताकि वो ब्लीडिंग ना हो, क्लोट्स वगैरह उस जगह पे बन जाए, इस तरह की कोई बात होती है।
तो उसमें जो आपने PCC जो आपने दे देना है, उसके अलावा विटामिन K दे देना है जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर और जो है दरमियान वालों को मेंटेन कर रहा होता है। फिर प्रोटामीन सल्फेट जो होता है वो हेपरिन अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कर रहा होता है। तो ये आपने चीज़ें दे देनी है, प्रोटामीन सल्फेट, विटामिन K, PCC जो कि एंटी कोगुलेशन को, जो कि कोगुलेशन को रोक रहे थे, उनको रिवर्स कर देना है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कि हाइपोटेंशन होती है, तो उसको प्रिवेंट करना है कि हाइपोटेंशन के लिए फ्लूइड्स वगैरह दे देना IV लाइन में, फिनाइलेफ्रीन वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह कर देंगे। फिर अगर हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आपने निकार्डिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर दे देना है। आपने हेड को एलिवेट कर लेना है 30 डिग्री से, ताकि जो है वो उसमें हो जाए। और उसके अलावा एंटीपायरेटिक अगर बुखार वगैरह है उसके लिए दे देना है। ऑस्मोटिक थेरेपी, पानी ज़्यादा ना हो जाए दिमाग के अंदर, उसको निकाल लेना है। और आपने इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देना है न्यूरो सर्जिकल यूनिट के अंदर, वार्ड नंबर 14 में, ताकि जो है ना वहाँ पे ओपन क्रेनियोटमी या होल सर्जरी। अब वहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ओपन क्रेनियोटमी या होल सर्जरी आपने कर देनी है। अरे भाई पूरी ट्रीटमेंट लिखो ना, एक तो हैवी मेडिसिन का सवाल आपने सीधा सर्जरी में भेज दिया। तो ये चीज़ आपने जो है ना इसका ख़ास ख्याल रखना है कि अगर किसी बंदे को एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है तो सबसे पहले आपने उसका ATLS कोड रन करना है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फिर आपने उसमें वही बात है कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आपने उसे फ्लूइड दे देना है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने देने आपने कैल्शियम ब्लॉकर और वो लेबिटोलोल वगैरह दे देना है। और उसके अलावा जो है आपने उसकी वही मैनिटोल वगैरह दे देना, ज़्यादा पानी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा वही बेसिक जो एजेंट स्पेसिफिक है हमारे पास, रिवर्स एंटी कोगुलेशन, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने कर देना। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना वही ओपन क्रेनियोटमी वगैरह और बर होल सर्जरी, BURR बर होल सर्जरी आपने कर देनी है। सब एरेक्नोड, इसमें आपके पास सब ड्यूरल के अंदर भी जो है आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सब एरेक्नोड हेमरेज होता है ना, वो इस तरह की तस्वीर होती है, इसमें हर जगह में जो है ना वो फैला हुआ होता है। तो इसे आपने पहचान लेना है, ये सब एरेक्नोड हेमरेज। अगर कोई टीचर बता देता है तो फिर बाकी चीज़ें आपने लिखनी है, तो उसके लिए आप याद कर लें कि एक तो इसमें रप्चर्ड बैरी एनेरिज्म होता है, हमारे पास एनेरिज्म होता है, वो फट जाता है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में एक तो CT स्कैन, तो ये आपके पास सामने हुआ पड़ा है। और इसके अलावा आई थिंक CSF के अंदर भी हम करवाते हैं लंबा पंचर वगैरह, उसके अंदर हमारे पास जेंथोक्रोमिया येलो कलर की वो चीज़ें होती हैं, वो नज़र आती हैं। और उसके अलावा CT से या फिर हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी वगैरह भी करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने नीमोडिपिन देनी है। नीमो होती है ना, फाइंड द नीमो, जो एक मूवी थी फाइंड, हम सब की बचपन की एनिमेटेड मूवी तकरीबन जो पहली थी वो नीमो थी, फाइंड द नीमो। हम उसी दौर में सारे पैदा हुए हैं। तो वो नीमो वाली जो आपने नीमो दे देनी है, नीमोडिपिन दे देनी है, ताकि सेरिब्रल इस्कीमिया को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि एक बार है वो हो गया ना, एनेरिज्म फट गया, दोबारा से जो है वो हो सकता है इस्कीमिया। तो उसमें हमने कैल्शियम ब्लॉकर देना है ताकि इस्कीमिया ना। बाकी एंडोवास्कुलर प्लेटिनम कोइल्स इंसर्ट कर देनी है उसमें ना, कोइल्स आपने डाल देनी है। उसके अलावा सर्जिकल क्लिपिंग होती है, सर्जरी से आपने क्लिप्स लगा देना है। और कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस वगैरह से रोकने के लिए शंट वगैरह डाल देना है। सेरिब्रल इस्कीमिया जो होता है उसके लिए वैसोडायलेटर्स वगैरह डाल देना है। नीमोडिपिन दोबारा आ गया। और हाइपोनेट्रीमिया के लिए फ्लूइड्स आपने देते रहना उसे। तो इस वजह से सब एरेक्नोड हेमरेज को हम ट्रीट कर लेंगे। तो मेन इसमें ये होता है कि नीमोडिपिन आपने दे देना और प्लेटिनम की कॉइल्स दे देना, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है प्लेटिनम की कॉइल्स वगैरह, क्लिप्स लगा सकते हो। और बाकी इस्कीमिया जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट कर सकते हो। फिर हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, इसके आने के चांसेस मुझे लगता है कि कम है, लेकिन आ सकता है। बस इसमें याद रखना ना, ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह होगी, डायग्नोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा। पेरी वेंट्रिकुलर प्लैक्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, वहीं MRI वगैरह चीज़ें होती हैं वो कर लेंगे। ट्रीटमेंट में हम इसमें IV हम दे देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, प्लस माइनस प्लाज्माफेरेसिस होता है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी होंगी कि बस मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। हिस्ट्री में आप CT वगैरह तो हमने कर दिया, उसमें CT हमें बस जो नज़र आ रहा है यहाँ पे। बाकी MRI में हम देखेंगे कि पेरी वेंट्रिकुलर वो डीमाइलिनेटिंग नीयर्स होती है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में। जब भी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का अक्सर हम कर रहे होते हैं तो MRI ही होता है। ये याद रखना है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हम MRI कराएंगे तो डीमाइलिनेटिंग नीयर्स नज़र आएंगी। और हम T2 पे देखेंगे, T2 पे हमें क्या नज़र आते थे, हमें फ्लूइड नज़र आता है, वाटर लिक्विड नज़र आता है उस पर। और उसके अलावा माइलोग्राफी नर्व्स वगैरह को देखने के लिए हम कर लेंगे। विजुअल इवोक पोटेंशियल हर जगह यही लिखा होता है। CSF एग्जामिनेशन में लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट।
प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में ओलिगोक्लोनल बैंड्स होंगे, IgG बैंड्स होंगे। बाकी हम बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए सार्कोइडोसिस को AS वगैरह करवा लेंगे, एना करा लेंगे, B12 वगैरह को देखने के लिए, और एक्सरे। तो आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस को याद कर लेना है। हमने CT तो सामने कराया हुआ है, अब MRI करा लेंगे। MRI में क्या नज़र आएंगे, सर्वाइकल स्पाइन के लिए MRI कराते हैं, और हमारे पास CT जो हमने ब्रेन का कराया हो, पेरीवेंट्रिकुलर प्लैक्स वगैरह नज़र आते हैं, और विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल नज़र आता है, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। बाकी तो वहीं CSF में CSF है, ओलिक्लोनल बैंड्स हैं, लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस और बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए। एक्यूट अटैक हुआ है अगर किसी को, तो उसमें हम वहीं करेंगे कि हम उसमें, अगर किसी को एक्यूट अटैक हुआ है तो एक्यूट अटैक से डील करने के लिए हम उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्लाज्मा फ्रेजी वगैरह दे देंगे। आपने ये देखना है कि स्टीरॉयड की ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। बाकी डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट वगैरह जो होती है या रिलैप्स वगैरह को देखने के लिए, तो उसमें हम वहीं एजाथायोप्राइन वगैरह, बीटा इंटरफेरॉन, ग्लैटिमर, इनमें से कुछ भी याद रह जाए तो वेल एंड बेस्ट है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, 1 नंबर के सवाल में क्या क्या बंदा लिख कर रहा है यार। स्पास्टिसिटी हो गई तो बैक्लोफेन याद कर लेना आपने, और डायज़ेपम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदा बहुत थक जाता है तो उसमें एमिट्रिप्टाइलिन टीचे देना है, उसकी थकावट, उसकी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो सिल्डेनाफिल दे देंगे। ब्लैडर सिम्टम्स हैं तो ब्लैडर को केयर कर लेंगे। डाइट के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट, ताकि वो सीलियक वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। एसेंशियल फैटी एसिड वगैरह, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वगैरह का आपने ख्याल रख लेना। इसको याद करने की कोशिश करते हैं हमने। वहीं ग्लूकोस्टोर्ड प्लाज्मा फ्रेजिस हो गया। डिजीज मॉडिफाइंग वगैरह में आपने एजाथायोप्राइन अक्सर में आ रही होती है, एजाथायोप्राइन और बीटा इंटरफिलॉन या रिटोक्सीमैब तो बहुत में आती है। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है रिटोक्सीमैब तो लाजमी आ रही होती है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले हम उसमें देखो ना, ये ब्लैडर को लिए ब्लैडर केयर कर लेंगे, और यहाँ पे प्रोस्टेट हैं तो वो प्रोस्टेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होते हैं तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिल्डेनाफिल हम इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी जो है आपने याद कर लेना कि स्पास्टिसिटी वगैरह होती है और फटीगनेस होती है, बंदा थक जाता है। स्पास्टिसिटी के लिए बैक्लोफेन वगैरह याद कर लेंगे, या डायज़ेपम जो बेंजोडाइज़ेपीन होती हैं वो, और फटीग के लिए एमिट्रिप्टाइलिन यानी कि जो TCM में हमारा इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वहीं हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। फिर हमने ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है कि यहाँ पे सवाल आया हुआ है, और यहाँ पे तो काम कर रहा है, गुड। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा भाई तू, यहाँ पे तो कर रहा है, शुक्र है। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस्कीमिया देखो ना, जो इस्कीमिया, अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। इस्कीमिया स्ट्रोक हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वहीं जो होती है, CT, MRI, एको, नहीं तू हिल ब्रदर, एको इसी वहीं हो जाएगी। और उसके अलावा वहीं कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी बाकी सेम है, लिपिड, ब्लड ग्लूकोज के, हाइपरग्लाइसीमिया, ये वो चीज़ें देखने के लिए। अब ये मैंने इसलिए डाला होगा कि जैसे ये हमारे पास सवाल है, ये इसमें डायग्नोसिस है सेरिब्रल इस्कीमिया का। अब या तो हमारे पास ये याद कर लो, या तो एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होगा, या फिर हमारे पास सबड्यूरल हीमाटोमा होगा, ये 2 चीज़ें होगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि ना, या तो इन्फार्क्शन वाला सवाल होगा, या हमारे पास हेमरेज वाला सवाल होगा। इन्फार्क्शन होगा तो हमारे पास ना हाइपोडेंस एरियाज़ वगैरह बने हुए होंगे, और अगर हमारे पास हेमरेज वाला सवाल होगा तो उसमें हाइपरडेंस एरिया, तो कोई हेमरेज वाला, ये हाइपरडेंस एरियाज़ बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। वैसे तो इसको अभी कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइपरडेंस की कॉजेज़ है ना, ये अक्सर पूछी नहीं है, तो ताहा इसका निमोनिक है, ताहा मेरा नाम है, तो वो उसे याद कर लेना है। H से हमारे पास हाइपरटेंशन है, A से हमारे पास एनेरिज्म है, और A से AV हमारे पास मालफॉर्मेशन है। हाइपरटेंशन, एनेरिज्म, AV मालफॉर्मेशन वगैरह जो है, उससे आपने इसके कॉजेज़ को याद कर लेना है, हेमरेज की कॉजेज़ को। बाकी इस्कीमिया है, इस्कीमिया की इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगी आपके पास, ठीक है, 3 अगस्त घंटे के अंदर आया। और सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस क्या होगी, ट्रीटमेंट इसकी वहीं TPA होती है। ये तो आपको हर किसी को पता होना चाहिए, जैसे दिल का मसला होता है और हमें सेरिब्रल इन्फार्क्शन ही बन रहा होता है इस्कीमिया, तो वो TPA उसको देते ताकि वो जो है ना क्लॉट टूट सकें, अगर क्लॉट कोई बन गया तो टूट सकें। बाकी हमने उसमें यही देखना होता है कि हमने उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, हमने उसका लिपिड्स के लेवल को कम करना होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होता है, और हमने उसे एस्पिरिन वगैरह और उसके बस इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। इसको पढ़ते हैं। अगर किसी के बंदे को ये मसला हो गया, इस्कीमिया का मसला हो गया, तो ट्रीटमेंट के अंदर अगर आता है वहीं ABCD मैनेज करेंगे। बाकी हम CT स्कैन वगैरह करवा लेंगे ताकि इस्कीमिया हेमरेज है
इस्कीमिया होगा तो हाइपोटेंस होगा, अगर हैमेज होगा तो इतना बड़ा सा वो नज़र आएगा, इस्कीमिया होगा तो वो इस इलाके के अंदर ना लाइट सा नज़र आएगा कुछ भी, तो वो इससे पता चल जाएंगे। अगर हमारे पास इस्कीमिया है तो हम उसे टीपीए वगैरह दे देंगे, ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास है। अगर एक्यूट स्ट्रोक हुआ हुआ है तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह को ट्रीट करेंगे। बाकी सेकेंडरी मैनेजमेंट में ये वो चीज़ें आ जाती हैं। इतना टाइम होगा तो नहीं लिखने का सब, तो बस इसमें मेरे ख्याल से क्योंकि इतना कम टाइम होता है डायग्नोस करना, चीज़ें लिखना, तो आपको जो जो समझ आता जाए ना आपने उसमें लिखते जाना है, और इतनी जगह भी नहीं होती लिखने की ना। तो बस इसमें जो चीज़ें थोड़ी बहुत हैं वो याद कर लो कि सेकेंडरी मैनेजमेंट एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है इस्कीमिया स्ट्रोक बना हो, तो आपने एंटीरिज्मिक वगैरह दे देना है, वारफेरिन वगैरह दे सकते हो। अगर सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है, याद करना। तो एस्पिरिन वगैरह दे सकते हो, और अगर कैरोटिड की वजह से है तो ये वो चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से तो है तो डायरेटिक्स वगैरह एस, और बाकी ये हमारे पास है। ये सेकेंडरी रीज़न है कि हमारे पास वजह का नहीं पता ना हमें। यहाँ पे कह रहा है सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है। सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको आपने देखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एस्पिरिन दे देनी, क्या एस्पिरिन से ठीक हो जाए। फिर जहाँ पे एस इनहिबिटर वगैरह होते हैं, फिर बीपी को आपने कंट्रोल करना है, लिपिड्स के लेवल को कंट्रोल करना है, और बाकी अगर इस्कीमिया है तो टीबीए वगैरह दे देना आपने। मेनली ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हुआ है हाइपरटेंशन में, तो आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, आपने डायबिटीज़ वगैरह, लिपिड्स को, इन सब चीज़ों को, स्टेटिन वगैरह को दे देना है। तो ये बात होती है। अब ये भी दोबारा आपके पास सेरिब्रल इस्कीमिया का स्ट्रोक है, कॉज क्या होती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ही होता है। वही होगा कि हमारे पास सडन स्टार्ट हुआ है, राइट वीकनेस वगैरह चीज़ें हो गई हैं, तो ये इस्कीमिया का हमारे पास मसला हो जाएगा। जो हेमरेज स्ट्रोक होगा वो आपके पास अर्जेंटली एक्सक्लूडेड यूजिंग न्यूरो इमेजिंग बिफोर ट्रीटमेंट फॉर इस्कीमी, उसको हम एक्सक्लूड आउट कर लेते हैं और हमारे पास ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। ये देखो, इसको हम जूम इन करेंगे, ये लाइटिक लीजेंस हैं, तो हमारे पास मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा हो गया, डिजीज़ वहीं है, इसको लाइटिक लीजेंस है, मल्टीपल माइलोमा है। इन्वेस्टिगेशन कौन सी करोगे, वहीं CBC ESR होती है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह होती है हमारे पास, बेन जॉन्स प्रोटीन नज़र आते हैं, यूरिन एनालिसिस होता है, और एम स्पाइस वगैरह होती हैं। वो चीज़ें आपने बोन एस्पायरेशन और वो चीज़ें कर देनी है। अब इस बंदे के अंदर देखो, ये जो आपका पूरा ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पे जो है ना वो चीज़ नज़र आ रही है, और ये इस्कीमिया या हेमरेज वगैरह तो नहीं है, हेमरेज तो बिल्कुल भी नहीं है, इस्कीमिया नज़र आ रहा है नहीं, बल्कि ये एब्सेस बनी हुई जो अलग से वॉल्ड ऑफ किया हुआ है उसने। तो वही हमारे पास कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी हुई आ रहा है, CT स्कैन हुआ हुआ है कॉन्ट्रास्ट के साथ, तो क्या नज़र आ रहा है, एब्सेस नज़र आ रही है। फिर कहता है कि ड्रग्स कौन सी होती हैं, एब्सेस है तो आपके वहीं एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल कर लेनी है, और एंटीबायोटिक, ये जूमन क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा जूमन कर दिया पहले। आपने वहीं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, एंटी एपिलेप्टिक ताकि सीजर्स ना, और मैनिटोल ताकि जो है ना उसमें से जो पानी है वो कम हो सके, एडीमा वगैरह कम हो सके, तो उसके लिए आपने मैनिटोल दे देनी है। बाकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वही होता है कि हमने उसको या तो साइनोसाइटिस वगैरह, जो उसको साइनोसाइटिस भी साथ हुआ, उसको ट्रीट कर लेना है, और सर्जिकली तौर पे इवैक्यूएट कर देना है, उस चीज़ को निकाल देना है, ठीक कर देना है। बाकी ट्रीटमेंट तो हमने ज़ाहिर इधर लिख दी है। बाकी ट्रीटमेंट हमने क्या लिखा है कि हमने यूज़फुल ड्रग्स कौन सी होती हैं, जाहिर सी बात है कि हमने उसे एंटीबायोटिक्स को बुखार हुआ तो उसको हम बुखार को ट्रीट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उसे बंदे को जो है ना फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग भी है, क्रोनिक साइनोसाइटिस की हिस्ट्री भी आ रही है, तो डेफिनेटली में क्रोनिक साइनोसाइटिस को ट्रीट करना है, सर्जिकली के तौर पे इवैक्यूएट वगैरह कर देना। और ड्रग्स कौन सी होती है, एंटीपायरेटिक, उसे जो है ना एपिलेप्सी स्टार्ट ना हो जाए, सीधा स्टार्ट ना हो जाए, तो उसके लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह होती हैं, और अब मैनिटोल वगैरह होती है, और डिकाड्रोन होती है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये हमारे पास सबड्यूरल हीमाटोमा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फैला हुआ तो सबड्यूरल हीमाटोमा हो जाएगा हमारे पास। और थ्री इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या होती हैं सबड्यूरल हीमाटोमा उस सब की, और एक्स्ट्रा ड्यूरल की हमने पढ़ी थी कि ATLS कोड रन करना है, जिसमें CABCD वगैरह स्कोर होता है, उसको ट्रीट करना है। फिर आपने जो है ना रिवर्स एंटीकोगुलेटिव वगैरह दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है उसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, हाइपोटेंशन को ट्रीट करना है, निकोटीन वगैरह वो चीज़ें, निकोटीन तो नहीं जिसमें खैर वहीं जो भी आपके पास हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, हाइपोटेंशन को फ्लूइड वगैरह से ट्रीट करना है, और यही चीज़ थी जो हमने उसमें बताई थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आपके पास इसमें वहीं रिवर्स एंड को हाइपोटेंशन मैनिटोल वगैरह दे देनी है, ये चीज़ बात होगी। बाकी आपने बरहोल जो है थी वो कर देनी है। इसमें किधर चला गया, ये था ना, तो उसमें तो ये चीज़ थी। इसमें आपके पास CBC है, मैनिटोल है, और न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन कर देनी है हेमाटोमा की, उसके लिए बाहर निकालने के लिए।
और ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराई हुई है, सीटी ब्रेन हुआ है। और हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है वो क्या नज़र आती है, कहते हैं हाइपोटेंस एरियाज नज़र आ रहे हैं लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, पैराइटल रीजन में। ये फ्रंटल होता है, ये ऑक्सीपिटल होता है पीछे वाला, ये फ्रंटल होता है, ये पैराइटल होता है। पैराइटल एरिया कहते हैं हमारे पास हाइपोटेंस एरिया नज़र आ रहे हैं। और इसमें क्या वजह हो सकती है, इसमें तो फिर इस्कीमिया की वजह मुझे लग रही है कि इस्कीमिया की वजह से। तो हमने हाइपरटेंशन को तो याद किया वताहा से, ए से हमारे पास एनेरिज्म, ए से हमारे पास एवी मालफॉर्मेशन, एच से हमारे पास हाइपरटेंशन। इस्कीमिया की वजह वही होती है कि हमारे पास जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमी तो उसमें ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने बता देनी है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होती है। बाकी सब में सीटी हुआ था, ये एमआरआई हुआ है क्योंकि इस तरह की इमेजिंग एमआरआई में आती है। तो एमआरआई हुआ है, फाइंडिंग क्या हुआ है, तो हमारे पास वेंट्रिकल मेगाली वगैरह हुई हुई है, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये सारे बड़े हुए हैं, डायलेशन इन सब की हुई हुई है। और डायग्नोसिस क्या होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस वगैरह हुआ है। इसको बस रट्टा लगाना, अगर इस तरह की चीज़ मुझे नहीं लगता आएगी, बस इसको बस रिवाइज़ कर लेना। और इसमें भी हमारे पास वही है, सीटी स्कैन कराया हुआ है और टेंस ओपेसिटी नज़र आ रही है। डायग्नोसिस क्या होगा, इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड है जो कि वेंट्रिकल के अंदर भी जा रही है। इसको रहने दो, बस इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। एक एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा है, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा है और सबड्यूरल हीमाटोमा है, वो पता होना चाहिए। हेमरेज और इस्कीमिया का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी में से सवाल आएगा, इसको दोबारा बार याद कर लो कि हमारे पास जो है ना इन दोनों के अंदर ABCD वाला स्कोर रन करते हैं। फिर इसमें पहली वाली के अंदर रिवर्स एंटीकोगुलेशन, हाइपोटेंशन, मैनिटोल, सर्जिकल इवैल्यूएशन, इसके अंदर भी वही है, ATLS का स्कोर होता है। बाकी चीज़ों को मैनेज कर देना है, सर्जिकल इवैल्यूएशन वगैरह कर देनी है। हेमरेज इस्कीमिया में हुआ तो TPA वगैरह दे देना है, ठीक है। और हमारे पास हेमरेज हुआ तो हाइपोटेंशन वगैरह को ट्रीट कर देना है। और बस यही बातें हैं जो आपने इसमें घुमा फिरा के जो है ना दोबारा लिखते रहना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्लाज्माफेरेसिस और बेसिक जो केयर वगैरह उसको ट्रीट करना है। सब रेकिनॉइड है तो हमारे उसमें फोलिंग वगैरह, निमोटिपिन वगैरह और ये चीज़ें आपने ट्रीट कर देनी है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपके पास जो है जो CT वाला इसमें होगा, OSP वाला, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा।